आज हम लोग जानेंगे स्प्लिट एसी के बारे में। स्प्लिट एसी को थोड़ा सा आगे समझेंगे, जहां उस दिन समझ के छोड़ दिया था उससे आगे। तो देखिए स्प्लिट एसी में हमने क्या क्या सीख लिया कि स्प्लिट एसी का प्रयोग अधिकतम उन स्थानों पे किया जाता है जहां से गर्म हवा निकलने का कोई स्थान ना हो। स्प्लिट का मतलब टुकड़ा, यानी कि एसी दो टुकड़ों में बटी होती है और इसका आधी भाग छत पे और आधा भाग कमरे के अंदर रखा गया होता है। अब देखिए आधा छत पे आधा कमरे के अंदर रखा गया होता है, उसे हम स्प्लिट एसी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे खिड़की ना हो, जहां पे जंगला उंगला ना खुला हो, जहां पे गर्म हवा निकलने का पीछे स्थान ना हो, किसी और का घर हो, तो वहां पे हम स्प्लिट एसी का प्रयोग करते हैं। स्प्लिट एसी में हमारे दो भाग होते हैं, एक तो होता है इंडोर, दूसरा होता है आउटडोर। देखिए इंडोर और आउटडोर। इंडोर का मतलब जो घर में लगता है उसे हम इंडोर बोलते हैं और जो बाहर लगता है उसे हम आउटडोर बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद इंडोर यूनिट का जो डायग्राम है वो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है। यानी इंडोर के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे ब्लोअर फैन आता है, इवापोरेटर आता है, स्विंग मोटर आता है, पीसीबी आता है, ये सब आते हैं। उसके बाद आउटडोर की बात करें, यानी आउटडोर वह भाग है जो कमरे से बाहर रखा गया होता है, मतलब जो छत पे रखा जाता है उसको हम आउटडोर बोलते हैं। मतलब आउट मतलब बाहर, यानी जो बाहर रहता है उसको हम आउटडोर बोलते हैं। ये हम पिछली वीडियो में समझ चुके थे, इसलिए हम इसको शॉर्टकट बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आउटडोर में देखिए क्या क्या होता है, कंप्रेसर है, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब है और ये कंडेंसर फैन, मोटर है, कैपेसिटर होता है, इसमें वोल्टेज रिले भी होता है इसमें, है ना। इसके अलावा आगे इसकी अगली हेडिंग हमारी ये थी कि स्प्लिट एसी के सिस्टम। तो स्प्लिट एसी हमारी मुख्य रूप से 3 सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। विंडो भी तो हमारी 3 सिस्टमों से मिलकर कार्य कर रही थी, यानी कि विंडो भी हमारी 3 सिस्टमों से मिलकर कार्य कर रही थी, जिसमें मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एयर फ्लो सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है, एसी के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है, मतलब वो पाइपें हो, उसमें सिर्फ गैस घूमती हो, उसको किसी भी प्रकार से लाइट या पावर की आवश्यकता नहीं होती हो, उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या होता है, जिसमें पावर दिया जाता है, जैसे बल्ब जल रहा है ये इलेक्ट्रिकल है ना। जैसे कोई पाइप हो, सिर्फ गैस उसमें घूमती हो, वो मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत काम करता है। इलेक्ट्रिकल का मतलब जिसमें पावर की सप्लाई दिया जाता है, जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस पावर 220 वोल्ट एसी सप्लाई की जरूरत पड़ती हो। इसके अलावा देखिए एयर फ्लो सिस्टम। एयर फ्लो सिस्टम क्या होता है, एसी जिस सिस्टम के अंतर्गत कमरे में ठंडी हवा फेंकती है उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं, यानी हवा फेंकने वाला सिस्टम। अब देखिए मैकेनिकल सिस्टम अगले हेडिंग था, तो मैकेनिकल सिस्टम बता दिया हमने कि एसी के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद देखिए क्या है, इसके अंतर्गत आने वाले भाग है कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और इवापोरेटर। ये वही भाग है जो फ्रिज में थे, वाटर कूलर में थे, डीप फ्रीजर में थे, एसी में भी वही है, विंडो में भी वही है। यानी हर वो मशीन जो ठंडा करती है उसमें ये 5 भाग जरूर लगे होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, इवापोरेटर। इन 5 के बिना ठंडा नहीं कर सकती। उसके बाद देखिए स्प्लिट एसी के संपूर्ण मैकेनिकल भागों की बात करें तो यहां पर देखिए कुछ ऐसे डायग्राम बना हुआ था। ये इंडोर है, इंडोर से 2 पाइपें आती हैं, और ये आउटडोर है, आउटडोर से 2 पाइपें जाती हैं। इंडोर से आउटडोर तक मतलब घर में जो लगा है वहां से और छत तक 2 पाइपों के द्वारा ये कनेक्ट होगा। 2 पाइपों के द्वारा, जिसमें एक मोटी पाइप होती है और एक पतली पाइप होती है। तो डिस्चार्ज लाइन से जो मोटी पाइप होती है उससे गैस जाती है इंडोर में, मतलब ये डिस्चार्ज। जो आउटडोर है यहां से गैस निकल के जाती है पतली वाली पाइप से इंडोर में और वहां से आती है मोटी वाली पाइप से, ठीक है। ये आउटडोर हो गया हमारा। अच्छा, आउटडोर के बाद इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यहां से हमको समझना है विस्तार से इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हमने यहां मैकेनिकल सिस्टम तक समझ लिया था, इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे गैस का संचार होता है, क्या क्या सिस्टम है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं। देखिए स्प्लिट एसी के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, मतलब जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस यानी पावर की आवश्यकता होती है, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। मतलब जिसमें सप्लाई देना है, बिना लाइट के वो नहीं चल सकता, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। तो ये हो गया। इसके अंतर्गत आने वाले भाग कौन कौन से हैं, कंप्रेसर है जो हमारा मोटर है, जिसका कार्य क्या होता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ये फैन मोटर होता है, कंडेंसर फैन मोटर होता है। देखिए ये जो स्प्लिट एसी है ना, इसका कंडेंसर फैन और ब्लोअर फैन अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि कंडेंसर फैन इसका बाहर यानी छत पे रखा गया होता है और ब्लोअर फैन इसका इंडोर में होता है, यानी कि इवापोरेटर के पास होता है। इसलिए इसका कंडेंसर फैन और ब्लोअर फैन अलग अलग होते हैं। तो इसके अलावा कंप्रेसर हो गया, इसमें कंडेंसर फैन मोटर जो कंडेंसर को ठंडा करेगा, और ब्लोअर फैन मोटर जो इवापोरेटर की ठंडी हवा को खींच के कमरे में फेंकेगा। उसके बाद पीसीबी है। पीसीबी का मतलब रिमोट कंट्रोल सिस्टम, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी जिसके
जिसके द्वारा उपभोक्ता बिना सीट से उठे पूरे सिस्टम को आसानी से ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर मतलब जिसको गांव में लोग नहीं बोलते कंडेंसर, ये वही चीज है, इसका नाम होता है कैपेसिटर। ये 45 MFD, 20 MFD, 36 MFD अलग अलग जगहों पे अलग अलग पोजीशन पे यूज किया जाता है। उसके बाद ये वोल्टेज रिले है, एसी में प्रयोग होने वाला रिले वोल्टेज रिले होता है। विंडो में भी यही था, स्प्लिट में भी यही रहेगा। जंक्शन है, जंक्शन का मतलब ये होता है इसमें कि जो लाइट को चारों तरफ फैलाए। किसी भी चीज का जंक्शन का मतलब, रेलवे जंक्शन मतलब क्या हुआ, यहां से ट्रेनें चारों तरफ जाएंगी। उसी तरह से लाइट में जंक्शन मतलब एक पॉइंट दे दीजिए, 4-5 से आउट करवा लीजिए, फेस यहां दीजिए, यहां से आउट करवा लीजिए, ये जंक्शन होता है। उसके बाद स्विंग मोटर मतलब जो ग्रिल को ऊपर नीचे करने का काम करता है। चलिए मैं एक एक को डिटेल में समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है इसमें, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है? मैकेनिकल सिस्टम भी होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है। सिर्फ कंप्रेसर एक ऐसा भाग है जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों है। मैकेनिकल क्यों है? क्योंकि इसमें गैस का संचार होता है। और इलेक्ट्रिकल क्यों है? क्योंकि इसमें पावर दिया जाता है तभी ये चलता है। नॉर्मल बात करें तो कंप्रेसर एक मोटर होता है जिसका कार्य गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। इसमें दो पाइपें हैं, देखें, एक का नाम होता है सक्शन लाइन और एक का नाम होता है डिस्चार्ज लाइन। ये जो कंप्रेसर होता है ये रोटरी कंप्रेसर, एसी में प्रयोग होने वाला जो हमारा कंप्रेसर है ना, ये रोटरी कंप्रेसर है। रोटरी कंप्रेसर मतलब पतला और लंबा होता है, एक्यूमुलेटर बना होता है इसमें, अलग से सक्शन पंप के नाम से भी जाना जाता है। अंदर कुछ नहीं होता, खोखला होता है, एक पाइप पतली से निकली होती है, एक जाली भी लगी होती है इसमें, एक्यूमुलेटर होता है। तो ये जो कंप्रेसर, ये चाइना में कंप्रेसर, नॉर्मल कंप्रेसर नहीं समझिए। अच्छा, पहले के समय में इससे मोटा कंप्रेसर आते थे, सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर, है ना। अब ये कंप्रेसर लग रहा है रोटरी कंप्रेसर। फायदा क्या हो रहा है? एसी की साइज छोटी हो रही है, जगह कम पड़ रही है, तो रोटरी कंप्रेसर पतला करके लंबा करके लगा दिया जाता है। अच्छा प्रेशर भी तो बनाता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो ये रोटरी कंप्रेसर लगाते हैं। इसके बाद देखिए कंप्रेसर का काम समझ में है, गैस को एक जगह से खींचेगा दूसरी जगह तक पहुंचाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। दूसरा पॉइंट इसमें हमारा है कंडेंसर फैन मोटर। क्या है? कंडेंसर फैन मोटर। इसका कार्य क्या होगा? कंडेंसर को ठंडा करना होता है। मतलब कंडेंसर क्या होता है? जब फ्रिज चलती है तो फ्रिज के पीछे एक लोहे की जाली होती है ना, उस जाली को अगर हम टच करते हैं तो गर्म होता है ना। क्यों गर्म होता है? उसका कार्य वेपर से द्रव में बदलना होता है, यानी गैस की गर्मी को खींचता है, उसको ठंडा करता है। तभी तो भाप को ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा, पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा। तो कंडेंसर गैस को वेपर से द्रव में बदलता है, कंडेंसर गर्म होता है। तो एसी का कंडेंसर भी गर्म होता है। अब ये तो बड़े स्थान को ठंडा कर रही है तो ज्यादा गर्म होता है, इसलिए उस कंडेंसर के पास पंखा लगाना पड़ता है ताकि पंखा चलता रहे और कंडेंसर ठंडा होता रहे। कंडेंसर ठंडा होता रहेगा तो और ज्यादा से ज्यादा गैस की गर्मी को खींच पाएगा अपनी तरफ। अवशोषित सोख तो तभी पाएगा ना, आपके भूख लगी होगी तभी तो खाना खाएंगे ना। अब कंडेंसर की जितनी क्षमता थी गर्म हो गया, अब उससे ज्यादा कहां वो खाएगा, भर गया पेट तो, है ना। अगर वो खाली रहेगा तो और खींच पाएगा। तो कंडेंसर का कार्य गैस को वेपर से द्रव में बदलना होता है। और ये कंडेंसर फैन उस कंडेंसर को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जब एसी चलती है कंडेंसर गर्म होता है, पंखा चलेगा उस कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, है ना। ये जो फैन मोटर होता है हमारे रूम कूलर में प्रयोग होने वाले मोटर के भांति होता है। सेम वही मोटर होता है, तो वही कैपेसिटर भी इसमें लगेगा ना, 4 से 6 MFD वाला, तो वही होता है। ये देखिए इसमें ब्लोअर फैन अलग अलग होता है, ठीक है, वो बात तो हमने पहले ही बता दिया। इसके बाद है ब्लोअर फैन मोटर। अब देखिए ब्लोअर फैन मोटर, ब्लोअर फैन मतलब ये इनडोर का भाग है, आउटडोर का। कंडेंसर फैन आउटडोर का था और ब्लोअर फैन इनडोर का। इनडोर का मतलब जो कमरे के अंदर लगाया जाएगा। अब देखिए ये ब्लोअर फैन हो गया, यानी ब्लोअर फैन मोटर का प्रयोग कमरे में ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब ये ऑपरेटर के पास लगा होता है, मतलब ये ऑपरेटर की ठंडी हवा को खींच के कमरे में फेंकने का कार्य करता है। और उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा, करने के लिए किया जाता है। और ये विंडो एसी के ब्लोअर फैन की तुलना में लंबा होता है। लंबा तो होगा ही ना, क्योंकि देखिए एसी स्प्लिट एसी इतनी लंबी होगी, स्प्लिट एसी लंबी होगी, मोटर यहीं लगा होगा, यहां से चलेगा, ब्लोअर फैन पूरा हवा देगा। लंबा होता है ना, ये पत्ती वाला तो नहीं ना, इसलिए ये लंबा होता है। देखिए डायग्राम में देख रहे हैं यहां पर, ये ब्लोअर फैन इतना बड़ा बना है, मोटर छोटा सा है ना, तो मोटर छोटा ही होता है इसमें, ये ब्लोअर फैन बड़ा होता है। यानी जितना बड़ा जितना लंबा एवापोरेटर उतना बड़ा ये ब्लोअर फैन, उतना ही होगा, तभी तो ठंडी हवा को खींच के फेंकेगा। तो ये ब्लोअर फैन। एक चीज और है, कंडेंसर फैन जो होता है जो आउटडोर का भाग है, इससे पहले हम जिसको समझे ये वाला मोटर जिसमें पत्तियां लगी होती है, जो कंडेंसर को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये एक स्पीड में होता है। ये हाई मीडियम लो नहीं चलता है।
कारण क्या है कि अगर ये पंखा छत पे चल रहा है तो वहां उसको हाई मीडियम लो होने की क्या आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं है ना। छत पे चल रहा है तो कंडेंसर ही ठंडा कर रहा है, ये पूरा फुल स्पीड में चलता है, एक ही स्पीड इसके पास होती है, यानी इसमें से सीधे 2 ही तार निकलते हैं, जिसमें न्यूट्रल फेस दे दिया जाए तो ये चालू हो जाएगा। लेकिन ये जो ब्लोअर फैन होता है, छोटा मोटर होने के बाद भी इसमें से 3-4 वायर निकलते हैं, और इसका कार्य क्या होता है, ये हाई मीडियम लो भी चलता है, क्योंकि कमरे के अंदर हमें कितनी हवा लेनी है, ज्यादा लेनी है, कम लेनी है, हाई लेनी है, मीडियम लेनी है, लो लेनी है, जो भी लेनी है सेलेक्ट कर सकते हैं पीसीबी से। तो ये तभी संभव होगा जब इस मोटर से कई तार निकले होंगे। तो इस मोटर से कई तार निकले होते हैं। ब्लोअर फैन हाई मीडियम लो भी होता है। ब्लोअर फैन का कार्य एवापोरेटर की ठंडी हवा को खींच के कमरे में फेंकना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें पीसीबी, पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड, प्रिंट किया हुआ, छपा हुआ है ना, फोटोकॉपी करवाने जाता है, हम प्रिंट करवाने जाता है ना, प्रिंट करना मतलब छापना, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंट किया हुआ सर्किट वाला बोर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं मुद्रित परिपथ बोर्ड। मुद्रित परिपथ बोर्ड यानी मुद्रित किया हुआ मतलब छपा हुआ, परिपथ मतलब रास्ते वाला, बोर्ड मतलब बोर्ड, छपे हुए रास्ते वाला बोर्ड, यानी पीसीबी के द्वारा उपभोक्ता बिना सीट से उठे पूरे सिस्टम को आसानी से ऑपरेट कर सकता है। यहीं से बटन दबाएंगे पंखा चालू, यहीं से बटन दबाएंगे हाई मीडियम लो, यहीं से बटन दबाएंगे टाइमर सेट, यहीं से बटन दबाएंगे टेम्परेचर सेट, ये सारी सेटिंग उसी में हो जाती है नॉर्मल तरीके से, है ना। तो ये पीसीबी हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, रिमोट कंट्रोल सिस्टम, इसमें बहुत सारी बटन दी गई होती है, जैसे देखिए 2-4 लिखा है इसमें, है ना, मोटर की, कंप्रेसर की, टाइमर की, स्विंग की, लॉक की, है ना, पावर की। रिमोट के बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि किस बटन से क्या कार्य होता है एकदम स्पेशली, तो ये सारी चीजें देख लीजिए। टेम्परेचर से टेम्परेचर सेट करते हैं, टू कूल मतलब यहां से कूलिंग सेट करते हैं, कितना चाहिए हमें, क्विक स्टार्ट है, विंडो है ना, लॉक की है, टाइमर की, लॉक मतलब करना है तो बटन को दबा देंगे, बाकी अदर बटन काम नहीं करेगी, ये सारी हो गई हमारी। अच्छा, पीसीबी हो गया हमारा मतलब रिमोट कंट्रोल सिस्टम हो गया, जैसे विंडो एसी का पीसीबी वैसे स्प्लिट एसी का पीसीबी। पीसीबी चाहे कोई भी हो, हमें उसके पिनों से मतलब है, और वो जो पिन है उसकी, देखिए पीसीबी की बनावट अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन जो पिनों की बात है कि हमको हाई चाहिए, मीडियम चाहिए, लो चाहिए, स्विंग का चाहिए, कंप्रेसर का चाहिए, पावर का चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिलेंगे। बस अंतर क्या होगा, उसकी बनावट कहीं और है। कोई में देखिए किसी पीसीबी में इसको ने फेस कंप्रेसर दिया, न्यूट्रल यहां दिया है, तो कहीं तीनों इधर दे दिया होगा, है ना, तो कहीं भी दे, लेकिन हमें क्या मतलब है, उसकी पिनों से मतलब है। हमें यह खोजना है कि कंप्रेसर वाला है कौन, न्यूट्रल फेस वाला है कौन, स्विंग मोटर वाला है कौन, फैन मोटर का हाई मीडियम लो है कौन, ये सब हमें चेक करना होगा ना। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें हमारा मिलता है कैपेसिटर। देखिए ये क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का प्रयोग किसी भी मोटर को लगातार चलाने और झटका देके स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है रनिंग कैपेसिटर और दूसरा होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। एक होता है रनिंग कैपेसिटर और दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर। अब नाम से तो समझ में आ गया होगा, रनिंग मतलब रन करता है, मतलब चलाता है, और स्टार्टिंग मतलब सिर्फ स्टार्टिंग के समय झटका देके स्टार्ट करता है। रनिंग कैपेसिटर मतलब रन कराता है, मतलब लगातार चलाता है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर सिर्फ स्टार्टिंग के समय झटका देके स्टार्ट करने का कार्य करता है ना। तो यहां पे दोनों कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं टाइम से, हर समय दोनों कैपेसिटर प्रयोग नहीं किए जाते, कभी कभी दोनों किए जाएंगे, कभी कभी नहीं किए जाएंगे। तो जिसमें दोनों लगे हो उसमें आप भी दोनों लगाइए, जिसमें पहले से एक लगा हो, लेकिन अगर किसी कारण से वो कंप्रेसर आपको लगता है कि इसमें लोड हो रहा है, लोड ले रहा है, नहीं चल पा रहा है, दोनों कैपेसिटर वोल्टेज रिले लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो उसको दोनों कैपेसिटर के साथ चला सकते हैं। किसी भी कंप्रेसर को दोनों कैपेसिटर के साथ चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसमें पहले से एक लगा तो हम दो नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन तरीका से लगाएंगे ना, वोल्टेज रिले लगाएंगे, उसकी सीएसआर वायरिंग करेंगे। सीएसआर का मतलब समझ सकते हैं, जो विंडो एसी की वायरिंग समझ गए होंगे उनको बढ़िया से आ जाएगा ना। तो देखिए ये रनिंग कैपेसिटर हो गया हमारा। अच्छा, रनिंग कैपेसिटर का कार्य क्या होता है, ये मोटर को लगातार चलाने का कार्य करता है, और इसकी कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वो 24 घंटे लगातार होती है। अब 24 घंटे का मतलब समझ रहे हैं, यानी ये जो कैपेसिटर है, जो रनिंग कैपेसिटर होता है, इसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो 24 घंटे लगातार होती है, मतलब ये हमेशा काम कर सकता है। और जो स्टार्टिंग वाला होता है ना, उसको अगर आप जब वो मोटर स्टार्ट होता है तो सिर्फ स्टार्टिंग के समय झटका देके स्टार्ट करने का कार्य करता है। मोटर के स्टार्ट होने के बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्ट पॉइंट हट जाता है, जिससे वो कार्य नहीं करता है। अगर किसी कारण से किसी एसी में अगर वो स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर के स्टार्ट होने के बाद भी अगर कनेक्ट रह गया, नहीं हटा, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर 1 या 2 मिनट में फट के अलग हो जाएगा।
मतलब क्या हुआ, उसकी जो क्षमता है वो कम है, वो 24 घंटे लगातार कार्य नहीं कर सकता, वो कार्य करेगा सिर्फ क्षण भर के लिए कार्य करता है, 1 2 4 सेकंड के लिए काम करता है। उससे ज्यादा करवाएंगे तो उसके ऊपर ओवर होगा और वो कैपेसिटर फट जाएगा ना। कोई भी छोटा आदमी अब ला दे देंगे 5 क्विंटल, तो कैसे होगा, मरी जाएगा ना वो तो सेम वही कंडीशन होती है। कैपेसिटर की क्षमता क्षण भर की है कि छुआ के हटा लीजिए, मोटर स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग के समय ज्यादा पावर देता है तो मोटर स्टार्ट हो जाता है, मोटर स्टार्ट होकर लगातार चलता रहेगा जिससे वो कार्य करता रहेगा, है ना। तो ये हमारा रनिंग कैपेसिटर हो गया। स्टार्टिंग कैपेसिटर देख लीजिए, स्टार्टिंग इसका प्रयोग मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करने के लिए किया जाता है और इसके कार्य करने की क्षमता क्षण भर के लिए होती है। ये लगातार कार्य नहीं कर सकता, ये कुछ समय के लिए कार्य कर सकता है। एक पहचान बता दे इसमें, रनिंग कैपेसिटर पे 440 वोल्ट लिखा रहेगा, 440 वोल्ट एसी, और स्टार्टिंग पे 220 वोल्ट लिखा रहता है, 220 वोल्ट एसी, ये पहचान है। बाकी स्टार्टिंग पे मोटर स्टार्ट कैपेसिटर भी लिखा होता है और रनिंग पे कुछ नहीं लिखा होता है तो रनिंग कैपेसिटर लिखा होता है। रनिंग कैपेसिटर में ऐसे पिने बनी होती हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर में से मैक्सिमम तार निकलते हैं, लेकिन अभी मत कहिएगा जो पंखा वाला तार है, कैपेसिटर लगा है छोटका वाला 2.5 MFD वाला, उसमें से 2 तार निकलते हैं, फिर भी वो रनिंग होता है। लेकिन रनिंग में देखिए, यहाँ जब बड़े में हम जाते हैं तो मैक्सिमम हमको यही मिलता है कि रनिंग कैपेसिटर में से पिन निकलती है और स्टार्टिंग में से तार निकलते हैं। स्टार्टिंग में सबसे बड़ी पहचान कैपेसिटरों की हमारी यही है कि ये 220 वोल्ट एसी जिस पे लिखा है, यानी 220, 230, 240, 250 तक भी हो सकता है, तो ये हमारा स्टार्टिंग होगा। और जिसमें 440 से 500 तक लगभग लिखा होगा वो हमारा रनिंग कैपेसिटर होगा। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें वोल्टेज रिले, वोल्टेज रिले को हम विंडो एसी में भी समझे, वाटर कूलर में भी समझे, वहां भी मिला है, तो यहां भी है हमारा। इसका कार्य क्या होता है, रनिंग और स्टार्टिंग। जब किसी एसी में रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर का प्रयोग करना है तो वहां पे हम वोल्टेज रिले का प्रयोग करेंगे। यानी बिना वोल्टेज रिले के रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर हम प्रयोग नहीं कर सकते, कारण कि हमको पीने जो रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के तार हैं उनको जोड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसमें क्या है ना, इसमें तार जोड़ने के लिए जगह मिलती है। देखिए 5 नंबर में 2 पिन होती है, 4 नंबर में 4 पिन होती है, 2 नंबर में 2 पिन है, 1 नंबर में 2 पिन है, मतलब सभी में 2-2 पिने हैं। सिर्फ एक 4 नंबर में 4 पिने होती हैं, इसमें 3 नंबर नहीं होता है। ये 4 नंबर सबसे अलग होता है। 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये 4 नंबर का किसी से कोई संबंध नहीं है। मतलब मल्टीमीटर या सीरीज चाहे जैसे भी चेक करें, अगर 4 से किसी पे रख के चेक कर रहे हैं, कोई कंटिन्यूटी नहीं बताता है। सीरीज से 1 नंबर 2 नंबर को चेक करते हैं, कंटिन्यूटी बताता है। 1 नंबर 5 नंबर पे रख के चेक करते हैं, चिटरिंग की आवाज आती है। 2 नंबर 5 नंबर पे रख के चेक करते हैं तो खटखट की आवाज आती है। ये इसको चेक करने का तरीका है। इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग भी आप यहां से समझ सकते हैं ना। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज रिले। वोल्टेज रिले का कार्य क्या है, रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर कंप्रेसर मोटर को झटका देकर स्टार्ट करना होता है। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें हमारा है क्या, जंक्शन। अब देखिए ये हमारा नया चीज है, ये हमें विंडो एसी में भी नहीं मिला था। जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है, ये एक जंक्शन, रेलवे जंक्शन, ऑटो जंक्शन, किसी चीज को किसी स्पेशल जगह से चारों तरफ फैलाया जाए, उसको जिस जगह से फैलाया जाता है उसको हम बोलते हैं जंक्शन। तो विद्युत में भी जंक्शन होता है। जैसे एक पॉइंट में ये न्यूट्रल का बना दिया गया ना, ये 4 पॉइंट है, फेस का ये 4 पॉइंट है, अर्थ का ये 4 पॉइंट है। तो आप अगर बाहर से न्यूट्रल लेके आए और एक पॉइंट में जोड़ दिए भाई, बाकी का जो 3 थे बचा, ये तीनों से ले जाके जहां जहां किसी से मोटर चला लीजिए, किसी से स्विंग मोटर चलाइए, किसी से कंप्रेसर चलाइए, आप चला सकते हैं। ये न्यूट्रल मतलब ये जंक्शन बन गया। एक में दिया, 3 से लिया तो वही न्यूट्रल ना, लेकिन अलग अलग जगहों से आउट करवा सकते हैं। जानते हैं एसी में तार और में तार जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तार जोड़ा नहीं जाता। जोड़ने से क्या होता है, लोड ज्यादा होने के कारण तार में स्पार्क करता है, चिंगारी निकलती है, इसलिए जोड़ा नहीं जाता। सब थिम्बल पे होते हैं, पिनों पे होते हैं, खोसा जाता है। तो इसलिए एक में खोस देंगे, सप्लाई आएगी, बाकी 3 से सप्लाई हम आउट करवा लेंगे। उसी तरह से फेस का है, उसी तरह से बॉडी अर्थ का भी है। ये होता है हमारा जंक्शन। मतलब समझ गया ना, जंक्शन का मतलब किसी स्पेशल जगह से किसी स्पेशल चीज को कई तरफ फैलाना, उसे हम जंक्शन बोलते हैं। जैसे रेलवे का जंक्शन की एक जगह पहुंच गई है, आजमगढ़ रेलवे स्टेशन, वहां से आप कहीं भी जा सकते हैं ना। आपको मन करे, जहां मन करे मऊ जाना है मऊ जाइए, मन करे आपको सागंज, दिल्ली, गाजियाबाद, बिहार, कहीं भी जाना है, हर जगह वहां से जाइए। तो ऐसे आपको रास्ता मिलता है। अच्छा, ये स्विंग मोटर अगला पार्ट हमारा है। स्विंग मोटर, स्विंग मोटर नाम से समझ में आता होगा, ये तो हम कूलर से ही पढ़ते आ रहे। रूम कूलर जब पढ़े तभी स्विंग मोटर था, एसी में भी हमारे स्विंग मोटर था। स्विंग मोटर का कार्य होता है ग्रिल को ऊपर नीचे करना। मतलब देखिए,
देखे होंगे तो पंखा पहले चलता है फराटा, धीरे धीरे इसे घूमता है, एक बार इधर आएगा फिर एक बार इधर जाएगा, ज्यादा ये स्विंग मोटर की देन है कि वो इधर उधर ऑटोमेटिक घूम रहा है। स्विंग मोटर कूलर में भी देखेंगे ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठता है, धीरे धीरे नीचे जाता है, धीरे धीरे ऊपर उठेगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। ये स्विंग मोटर का काम है। स्विंग मोटर का आरपीएम 4 से 6 होता है। पहली बात है छोटा सा मोटर होगा, जितना बड़ा सीडी का मोटर होता है लगभग उतना बड़ा, और उतना बड़ा मोटर होने के बाद भी 220 वोल्ट की एसी सप्लाई, मतलब जो खंबे वाली लाइट है ना, डायरेक्ट अगर उसको दोनों तारों में दे दिया जाए तो मोटर चलता है, और 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देने के बाद भी मोटर नहीं चलता है, और फिर भी आरपीएम जो आता है वो 4 से 6 आता है, मतलब 1 मिनट में केवल 4 से 6 चक्कर घूमता है। इतना स्लो घूमता है, समझ लीजिए कि 1 मिनट में 4 से 6 चक्कर घूमता है। ये हमारा स्विंग मोटर, इसका आरपीएम देख रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है 4 से 6, 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से कार्य करता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है एयर फ्लो सिस्टम। देखिए ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम खत्म, कुछ नहीं इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, आपने बेसिक से समझा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम खत्म। उसके बाद देखिए एयर फ्लो सिस्टम। एयर फ्लो का मतलब क्या होता है? एसी जिस सिस्टम के अंतर्गत कमरे में ठंडी हवा फेंकती है उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। एयर फ्लो मतलब हवा के फेंकने के सिस्टम को एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। स्प्लिट एसी जिस सिस्टम के द्वारा कमरे में ठंडी हवा फेंकते हैं उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले भाग कौन कौन से हैं? स्विंग मोटर, ग्रिल और ब्लोअर फैन। स्विंग मोटर मतलब जो ऊपर नीचे करेगा, ग्रिल मतलब जो ऊपर नीचे होगा, और ब्लोअर फैन मतलब जो हवा फेंकेगा। तो कुल मिला के ठंडी हवा फेंकने। एयर फ्लो, एयर मतलब हवा, फ्लो मतलब फेंकना, एयर फ्लो सिस्टम मतलब एयर फ्लो सिस्टम, है ना। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या है, ये एयर फ्लो सिस्टम में हमारे क्या क्या आ गया, ये अच्छा ये अंदर के सिस्टम बना हुआ है, इंडोर का भाग बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें स्प्लिट एसी में गैस चार्ज करने की विधि, हमारा पॉइंट आता है कि स्प्लिट एसी में हम गैस चार्ज कैसे करें। तो नॉर्मल बात अगर हम शॉर्ट में बोले तो जिस प्रकार से विंडो एसी में गैस चार्ज किया गया है सेम उसी प्रकार से स्प्लिट एसी में भी किया जाएगा, लेकिन थोड़ी सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें इनडोर और आउटडोर बना हुआ है, और विंडो एसी में ऐसा कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है सब एक के में होता है ना। तो ये हमारा स्प्लिट एसी में गैस चार्ज करने की विधि। चार्ज करते समय हम 5 प्रक्रिया अपनाते हैं। अच्छा, फ्लैक्सिंग करना, प्रेशर चढ़ाना, वैक्यूम करना, गैस चार्ज करना, पिंच करना। अच्छा, फ्लैक्सिंग करना मतलब कचरा साफ करना। सबसे पहले पाइपों के अंदर अगर कोई कचरा उचड़ा जमा है तो उसको कैसे निकालेंगे। प्रेशर चढ़ाना मतलब उसमें हवा भर के अब लीकेज चेक करते कि उसमें लीक तो नहीं रह गया। वैक्यूम करना मतलब उसके अंदर की नमी को बाहर निकालना। अगर नमी को बाहर नहीं निकालेंगे तो चोक हो जाएगा। चोक का मतलब गैस का बाहर रुक जाएगा, मतलब ठंडा नहीं करेगी। और गैस चार्ज करना मतलब गैस भरना। अब गैस चार्ज करना का मतलब ये मत समझिए न्यूट्रल फेज दे के चार्ज करना है उसको, है ना, पावर खत्म हो गई, नहीं। गैस भरना को गैस चार्ज करना बोलते हैं। पिंच करना इसमें लिखा हुआ है, लेकिन स्प्लिट एसी में पिंच करने का सिस्टम नहीं होता, लॉक करना होता है। एलन की लगा के उसमें लॉक कर दिया जाता है, लॉक करना होता है ये हमारा। अच्छा ठीक है, तो फ्लैक्सिंग करना सबसे पहली प्रक्रिया की बात करें कि हम फ्लैक्सिंग कैसे करेंगे। देखिए स्प्लिट एसी में फ्लैक्सिंग, प्रेशर, वैक्यूम, गैस चार्ज या पिंच या लॉक, ये जो सारे काम हैं ये सब कुछ आउटडोर से कर दिया जाता है, घर में आने की जरूरत नहीं। आउटडोर के पास से सारे काम किया जाता है। अच्छा देखिए ये पहली प्रक्रिया हमारी फ्लैक्सिंग करना है। देखिए ये इंडोर है, पाइप के सारे यहां पे जुड़ा हुआ है, और ये आउटडोर है। तो जो कुछ भी प्रक्रिया है सब कुछ हम आउटडोर से करेंगे। तो फ्लैक्सिंग हम जानते हैं पहले से कि 2 जगह से किया जाता है, एक तो कंडेंसर की फ्लैक्सिंग और एक एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग। कंडेंसर हमारा आउटडोर में है, एवापोरेटर इंडोर में है। फिल्टर को बदल देना है, कैपिलरी चोक होगी नहीं, अगर हो जाएगी तो बदलना है ना। तो ये सबसे पहले आउटडोर की हम फ्लैक्सिंग की बात करें कि आउटडोर का हमें सबसे पहले कंडेंसर की फ्लैक्सिंग करना है। कंडेंसर की फ्लैक्सिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रिज में, एसी में, वाटर कूलर में, डीप फ्रीजर में, सब में किया वही सेम। सबसे पहले कंडेंसर के आउटपुट में देखिए कंप्रेसर है, कंप्रेसर से गैस निकल के गई कंडेंसर में। कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदला, है ना। ये कंडेंसर है, कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदला। उसके बाद यहां पे लगता है फिल्टर, फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब, और यहां से गैस जाती है एवापोरेटर में, है ना। तो यहां पे कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर को काट के और यहां पे हम या गर्म करके अलग कर देंगे। उसके बाद कंप्रेसर को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद यहां हम हाथ के अंगूठे से दबाएंगे। हाथ का अंगूठा बना हुआ है ना, हाथ के अंगूठे से दबाएंगे और इसको हम तब तक दबाए रखेंगे जब तक इसमें प्रेशर ना भर जाए। फ्रिज में प्रेशर भर रहा था ना, तो उसी तरह से इसमें जब प्रेशर भर जाएगा ना तो हाथ के अंगूठे को झटके से हटाएंगे, मतलब ऐसे दबाए रहेंगे और झटके से हटाएंगे। तो क्या होगा, जब इसमें प्रेशर भरा रहेगा तो हवा ये तेज से निकलेगी, और जब तेज से हवा निकलेगी तो क्या होगा,
इसके कंडेंसर के अंदर का कचरा भी झटके से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, एक के बार में निकल के सब साफ ओप नहीं हो जाएगा, कई बार करना पड़ेगा। एक बार दबाएंगे ऐसे झटके से बाहर निकलेगा, थोड़ी देर में फिर दबाएंगे फिर बाहर निकलेगा, फिर दबाएंगे फिर बाहर निकलेगा, इसको ऐसे ही दबाते छोड़ते रहेंगे और झटके से बाहर निकलेगा। ये पूरा प्रेशर बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर जो कुछ कचरा होगा सब बाहर निकल जाएगा। तो क्लियर हो गया ऐसे। अच्छा, फ्लैक्सिंग करते समय कंडेंसर को हम हल्का हल्का बेल्डिंग गन से गर्म भी कर सकते हैं। गर्म हमको तब करना चाहिए जब हमको लगे ना कि नहीं कोई प्रॉब्लम है, कचरा अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, चोक होने की संभावना बहुत अधिक है, तब हम इसको गर्म करके भी इसको फ्लैक्स कर देते हैं ताकि जो नमी वमी कहीं जमी हो वो सब निकल जाए। क्लियर हो गया। अच्छा, ऐसे हम कंडेंसर की जब फ्लैक्सिंग कर लेंगे, फिल्टर को चेंज करेंगे और वापस दोबारा जोड़ देंगे। जोड़ दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग। एवापोरेटर तो लगा इंडोर में, हम बैठे हैं छत पे, तो एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग हमें यहीं से करना है। हम क्या करेंगे, कंप्रेसर की ये जो सक्शन लाइन है ना, ये जो सक्शन लाइन वाली पाइप है, देखिए यहां से इसमें काट दिया गया, आपको यहां से नट लगा रहेगा, इस नट को यहां से खोल लेंगे, नट लगा रहेगा, नट को यहां से खोल लेंगे। देखिए सक्शन लाइन वाली पाइप मोटी होती है ना, तो यहां से नट को हम खोल लेंगे और खोलने के बाद समझिए ऐसी पाइप बन जाएंगे। और क्या करेंगे, कंप्रेसर को चालू करेंगे। चालू करने के बाद क्या करेंगे, यहां पे हाथ के अंगूठे को पाइप को दबाएंगे, ऑपरेटर से आई हुई पाइप को हाथ के अंगूठे से दबाएंगे और इसे तब तक दबाए रखेंगे जब तक इसमें भी पूरा प्रेशर ना भर जाए। और जब इसमें पूरा प्रेशर भर जाएगा तो हाथ के अंगूठे को झटके से हटाएंगे, जिससे प्रेशर के साथ एवापोरेटर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक एवापोरेटर से कचरा आना बंद ना हो जाए, है ना। इसको ऐसे ही हम फ्लैक्सिंग करेंगे जैसे हम नॉर्मल सभी का करते हैं, सेम तरीका वही है। एक कंडीशन इसमें है, यहां से भी कुछ लोग सोचते हैं ना कि अगर इसको हम बॉडी खोले ना और फ्लैक्सिंग यहां से कर लें। एक डाउट एक बता देते हैं आपको, यहां से ये डिस्चार्ज लाइन से यहां से खोलने, जैसे हम सक्शन लाइन को यहां से कर लेना है तो डिस्चार्ज को यहां से कर ले, क्या नहीं, यहां से करने में एक प्रॉब्लम आती है, जानते हैं क्या, क्योंकि हाई फिल्टर कैपिलरी के बाद यहां गैस आएगी, यहां आप हाथ के अंगूठे से दबाएंगे, प्रेशर तो भरेगा, लेकिन जब झटके से छोड़ेंगे तो गैस झटके से नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब लगी है, कंट्रोल करके भेजेगी। इतना तेजी से जा रहे हैं ना तो रोक देगी, रुको कभी कहां भाग रहे हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा करके जाओ, थोड़ा थोड़ा करके जाओ। तो जब आप यहां से झटके से भी छोड़ेंगे ना तो प्रेशर यहां झटके से नहीं निकलेगा। इसलिए करना कहां से, कंडेंसर की फ्लैक्सिंग यहां से करना है, यानी कंडेंसर के आउटपुट के तुरंत बाद से करना है, कैपिलरी के बाद से करेंगे। तो पहली बात तो इसका कचरा खुद फिल्टर रोक लेगा, छान लेगा, कैपिलरी तक जाने नहीं देगा, फ्लैक्सिंग करने का कोई मतलब नहीं हो पाएगा ना। तो इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। अच्छा, आउटडोर के बाद देखिए फ्लैक्सिंग करने के बाद अगली प्रक्रिया हमारी होती है प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाने का क्या मतलब होता है, प्रेशर चढ़ाने का मतलब होता है ना एसी फ्रिज के सिस्टम में हवा भर के लीकेज चेक करना। पाइप को हमने आपको काटना कह दिया कि दो जगह से काटना पड़ेगा। कहां से, एक तो कंडेंसर के आउटपुट से और एक तो सक्शन लाइन वाली पाइप को हमने नट को ढीला करवा लिया, चलो ठीक है। अब कहीं इन दोनों जगहों पे लीकेज तो नहीं रह गया। उस लीकेज को अगर हम नहीं चेक करते हैं, गैस चार्ज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लीक उड़ जाएगा, गैस जो भरे नुकसान हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, पहले प्रेशर भर के चेक करेंगे कि कहीं प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है ना। प्रेशर चढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्रेशर चढ़ाने के लिए हमारे पास यही लगाना पड़ेगा। ये सब सिस्टम देख रहे हैं, ये सब सिस्टम लगाना पड़ेगा, दिख कम रहा है। यहाँ पे एक वर्कशॉप कंप्रेसर लगाना पड़ेगा हमको, ये देखिए यहाँ पे वर्कशॉप कंप्रेसर लगा है। अच्छा, ये इंडोर बनाया, देखिए चित्र है थोड़ा सा बड़ा बन गया है, जो कि इस हमारे बोर्ड पे नहीं आ रहा। अगर हम इसको छोटा करेंगे तो ये आ भी सकता है। चलिए यहाँ से हम छोड़ते हैं इसको। ये देखिए हमारा हो गया कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन में। डिस्चार्ज लाइन में पाइप जोड़ी गई है और ये जो पाइप है ये रबड़ की चार्जिंग पाइप होती है ना। चार्जिंग पाइप के बाद गैस आई है, देखिए प्रेशर गेज में, क्योंकि हमें प्रेशर भरना है लीकेज चेक करने के लिए, तो प्रेशर गेज में आई है। प्रेशर गेज के साइड में इन करवाना होता है, ये फिक्स होता है, आप नीचे नहीं करवा सकते। मतलब सोचिए हाई वाली पाइप इधर जोड़ दे, ये वाली इधर जोड़ देना, उल्टा हो जाएगा, सही काम नहीं करेगा। हमें साइड में जोड़ना है। और जो नीचे वाला बचता है, देखिए हाई तो इसका हैंडल है ना, जो नीचे वाला होता है यहां से लेकर के आना है चार्जिंग पाइप से। और ये जो आउटडोर में सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन एक ही जगह पे होता है। आउटडोर में देखिए ये नीचे अगर सक्शन लाइन बना है ना तो यहीं चार्जिंग लाइन बना होता है। सक्शन लाइन चार्जिंग लाइन एक ही सीधे में होता है, एक ही में होता है, और डिस्चार्ज लाइन में सिर्फ अकेला होता है। यहीं पे लगाएंगे चार्जिंग लाइन में और करेंगे क्या, प्रेशर भरना है ना। ये जो वाल्व है ना, देखिए ये जो वाल्व है यहाँ पे, ये एलन की से ऑन ऑफ होता है। एलन की 5 नंबर 4 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर से ऑन ऑफ होता है ना। यहां पे लगाएंगे ऐसे पाइप को और फिर कंप्रेसर को चालू करेंगे। जब कंप्रेसर को चालू करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हमारा कंप्रेसर है।
कंप्रेसर यहां से चालू होगा, यहां से क्या करेगा, डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकेगा, यहां से गैस आएगी गेज में, गेज के फिर यहां से निकलेगी, निकल के आएगी इस पाइप में, यहां से ये सक्शन लाइन की पाइप पकड़ेगी, इंडोर एवापोरेटर वगैरह भरते हुए यहां से कंडेंसर वेंडेंसर साहब पूरी पाइपों में प्रेशर भर जाएगा। और जब पूरी पाइपों में प्रेशर भर जाएगा तब जहां कहीं से लीकेज होगा वहां से क्या करेगा, सनसनाहट की तो आवाज आएगी। अच्छा, सनसनाहट की आवाज तो आएगी, लेकिन अगर लीकेज बहुत छोटा है तो तब तो नहीं ना आएगी। तब क्या करेंगे, साबुन या शैम्पू से झाग बनाएंगे, सभी जोड़ों पे चेक करेंगे, जोड़ों पे चेक करने के बाद बस अगर जहां कहीं लीकेज मिला उसको सही करिए। वेल्डिंग करने का होता है अगर, तो गैस को उड़ा के वेल्डिंग करना चाहिए, गैस भरे हुए वेल्डिंग करने की कोशिश ना करें, ना तो विस्फोट कर सकता है ना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। तो यहां पर देखिए, ये देखिए चार्जिंग लाइन हो गया, ये सक्शन लाइन हो गया। अच्छा, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन कंफर्म हो गया हमारा। हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर भर रहे हैं। कब तक प्रेशर भरेंगे, कब तक कंप्रेसर को चलाएंगे, जब तक इसकी सुई लगभग 250 पे ना पहुंचे। प्रेशर गेज से जब तक इसकी सुई लगभग 250 पे पहुंच जाए, देखिए ये जो सुई 250 पे पहुंचाने की बात है ना, आपको नॉर्मल बात करें तो अगर लीकेज बड़ा होगा, जब आप भरना शुरू करेंगे ना, ये सुई 0 से 50 तक पहुंचेगी ना, तभी आवाज आने लगेगी बहुत तेज तेज, है ना, तभी सनसनाहट की आवाज आएगी और तभी हमको पता चल जाएगा अच्छा लीकेज यहाँ ना। आप कभी पंचर हो जाता है बाइक वाइक ना, पंचर बनवाने जाते हैं, दुइये पंप हवा भरा तब ले निकलता वो वहां पंचर, उसको चलो बनाओ, पहले बनाने के बाद फिर हवा भर के चेक करो कहीं और तो नहीं ना है। तो उसी तरह से एसी के भी सिस्टम में हमारे होता है। तो यहां पर हम प्रेशर चढ़ाएंगे कितना, लगभग 250 से कम पे भी बता सकता है, 250 पे बताता है। प्रेशर हमको कभी भी बहुत ज्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए, बहुत ज्यादा चढ़ाने से क्या होता है, जो भी पाइप वगैरह होती है ना, कहीं लीक हो जाती है, हल्का जुड़ेगा लीक हो जाएगा ना, मतलब वैसा ही लोड बढ़ रहा है उस पर तो वो लीक हो सकती है ना। एवापोरेटर जब फ्रिज में होता है सबसे ज्यादा समस्या आती है, फ्रिज का एवापोरेटर लीक हो जाता है तो उसको बदलना भी पड़ता है ना। तो इस प्रकार से 250 जब इसका प्रेशर पहुंच जाए, जब इसकी सुई 250 पे पहुंच जाए, क्या करेंगे, पहले हैंडल को बंद कर लेंगे, 250 पे रुकी रहेगी, कंप्रेसर को बंद कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी देर इंतजार करेंगे। अगर ये सुई धीरे धीरे नीचे जा रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, सिस्टम लीकेज है। कंफर्म हो गया ना। अगर ये सुई नीचे जा रही है मतलब हवा निकल रही है, मतलब सिस्टम लीकेज है। लीकेज देखिए इन नटों पे भी हो सकता है, जो जोड़ है ना नट के, इन नटों पर भी हो सकता है। तो अगर लीकेज है तो क्या करेंगे, वही साबुन या शैम्पू का झाग बनाएंगे और उसको जोड़ेंगे, उसको सही करेंगे, हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगली प्रक्रिया हमारी होती है वैक्यूम करना। वैक्यूम करने का मतलब ये होता है ना, सिस्टम की पाइपों के अंदर को बाहर की हवा को बाहर निकालना। मतलब जो पाइपें होती हैं, ये जो एसी फ्रिज की ये सब पाइपें होती हैं ना, एवापोरेटर होता है, कंडेंसर होता है, इसकी पाइपों में बाहर की हवा भर जाती है। अगर उस हवा को हम नहीं निकाले तो पहले से हवा रहेगी, अब बाद में फ्रियान गैस भरेंगे ठंडी वाली, तो ठंडी वाली गैस जाके क्या करेगी, उस हवा को ठंडा देगी। खुद तो ठंडी, इतनी ठंडी है ना, उसके पास जाएगी तो उसको भी ठंडा देगी। और जब वो ठंडी हो जाएगी तो ठंडी होकर सिकुड़ के पानी बनेगी, बर्फ बन जाएगी। अब बर्फ बन गई तो क्या होगा, कहीं जाम हो जाएगी, पाइप ये कहीं जाम कर देगी। जाम हो जाएगा तो क्या होगा, गैस का बहाव रुक जाएगा और सिस्टम चोक माना जाएगा, मतलब खराब हो गया। तो वैक्यूम करने के लिए हम क्या करते हैं, नमी को बाहर निकालते हैं। नमी को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्कशॉप कंप्रेसर फिर लेते हैं और जो उस बार हम डिस्चार्ज लाइन में जोड़े थे ना, यहां पर देखिए आपकी बार ये सक्शन लाइन लिखा हुआ है, मतलब सक्शन लाइन में जोड़ेंगे, मतलब यहां से हवा को क्या करेगा, खींचेगा। और यहां पर जो गेज प्रेशर गेज लगा था वो कंपाउंड गेज लगेगा। कौन सा, कंपाउंड गेज। प्रेशर गेज कंपाउंड गेज में क्या डिफरेंट है, प्रेशर गेज सुई केवल प्लस में बताता है और कंपाउंड गेज सुई माइनस में भी बताता है। तो यहां पर ये सुई जाएगी कहां तक, -30 तक। ये जो सुई है ये -30 तक जाएगी और -30 पे जब इसको हम चालू करेंगे ना, ये ऐसे जोड़ करके सक्शन लाइन में, और इधर का सारा सिस्टम सेम है। यहां पर वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से चार्जिंग पाइप को खोल के सक्शन लाइन में जोड़ देंगे और कंपाउंड गेज के स्थान पर प्रेशर गेज का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पे छोटा हो गया ना। अच्छा, कंपाउंड गेज के स्थान पर प्रेशर गेज के स्थान पे कंपाउंड गेज। प्रेशर गेज मतलब भरने के लिए, कंपाउंड गेज मतलब निकालने के लिए। कंपाउंड गेज में सुई माइनस में भी जाती है ना, इसलिए यहां पे हम कंपाउंड गेज लगाएंगे। यहां पर देखिए ये सुई जब -30 तक पहुंच जाए ना, समझिए हो गया काम। -30 तक पहुंच गया मतलब इसके अंदर की नमी पूरी बाहर निकल चुकी है। फिर क्या करेंगे, हैंडल को बंद कर देंगे, बंद कर दिया, ओके। अच्छा, -30 पे सुई रुकी रहेगी। अच्छा, अगर इस अवस्था में भी अगर सुई धीरे धीरे प्लस में जा रही है, इसका मतलब भी यही होता है कि लीकेज है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से पाइप को खोल लेंगे और इसको निकाल देंगे, मतलब यह वर्कशॉप कंप्रेसर को हटा देंगे। हटाने के बाद क्या करेंगे, बस हो गया हमारा वैक्यूम हो गया, सुई -30 पे रुकी है। अब हम अपनाएंगे अगली प्रक्रिया जो कि हमारी है गैस चार्ज करना, मतलब उसमें गैस भरना। तो गैस भरने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जहां से हम वर्कशॉप कंप्रेसर हटाए हैं वहीं पे हम जोड़ देंगे अपना रेफ्रिजरेंट सिलेंडर, मतलब समझ गया ना, सिलेंडर जोड़ देंगे अपना, ओके।
अच्छा, यहां पे हम जोड़ दिए रेफ्रिजरेंट सिलेंडर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से गैस को खोलेंगे थोड़ी सी 1-2 सेकंड के लिए। कंप्रेसर कंप्रेसर अभी बंद है, यहां से गैस को 1-2 सेकंड के लिए खोलेंगे और फिर बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, जो पाइपिया इतना दूर बची है ना, इसका वैक्यूम नहीं हुआ है, पूरे सिस्टम का वैक्यूम हो गया, लेकिन इतना बाकी है। इसको वैक्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से गैस को थोड़ी सी खोलेंगे तो बढ़िया वाली हमारी गैस फ्रियान निकल के यहां तक जाएगी। यहां से नट को थोड़ा सा ढीला करके थोड़ी सी गैस को उड़ा देंगे। जब उड़ाएंगे तो पहले तो हवा निकलेगी, बाद में फ्रियान गैस निकलेगी। जब फ्रियान गैस निकले, नट को टाइट कर देंगे। थोड़ी सी गैस तो नुकसान होगी, लेकिन वैक्यूम बढ़िया तरीके से हो जाएगा ना। तो पूरा हो गया वैक्यूम, इस पाइप का भी हो गया वैक्यूम। अब क्या करेंगे, अब एसी को चालू करेंगे, कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करेंगे। जब मोटर स्टार्ट होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से गैस को थोड़ी सी खोलेंगे फिर बंद कर लेंगे, या थोड़ा सा खोल करके ऐसा खोलिए कि सुई थोड़ी सी प्लस में जाए और उसके बाद चलती रहे चलती रहे चलती रहे, है ना, जिसके हिसाब से जितना हमें गैस भरना है। जैसे अगर मान लीजिए सुई यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 लिखा है, अगर 5 लिखा है मतलब 50 मतलब 500 ग्राम गैस भर जाएगी। देखिए 4 मतलब 40, 40 मतलब 400 ग्राम, मतलब 10 ग्राम बराबर 1 पाउंड। अगर ये सुई 0 से 1 मतलब या तो 0 से 10 तक पहुंचती है तो इसका मतलब ये होता है कि एसी में 100 ग्राम गैस चार्ज हो गई। ये रनिंग के टाइम की बात है, रनिंग मतलब चलते समय का। इसी हिसाब से हम गैस चार्ज करेंगे। एसी जितने टन की है उसके हिसाब से गैस चार्ज करेंगे। एसी पे लिखा भी होता है कि कितना गैस चार्ज करना है। जैसे अगर आधा टन की एसी है तो 300 ग्राम, 1 टन की एसी है तो 600 ग्राम, 1.5 टन की एसी है तो 900 ग्राम और 2 टन की एसी है तो 1200 ग्राम। ये ग्राम जो है ये लगभग 50-100 ग्राम आगे पीछे भी हो सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से हम गैस चार्ज करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। जब रनिंग के टाइम में अगर हमें 300 ग्राम गैस भरना है तो 30 पे पहुंच जाए, समझिए जितना भरना था हो गया। बाकी हमारे कैन में 450 ग्राम आता है, उसके हिसाब से भी बाकी हम प्रैक्टिकल में आपको दिखा देंगे। और पिंच करना, देखिए पिंच करने का सिस्टम इसमें होता नहीं है। इसका जो आउटडोर होता है ये डिस्चार्ज वाल्व और सक्शन वाल्व, तो इसमें हम क्या करते हैं, एलन की के द्वारा इसको ऑफ किया जाता है। लेकिन इसमें ऑफ तो करना नहीं है, ऑफ तो करना नहीं है इसमें, नॉर्मली तरीके से ये चलता रहेगा। यहां से सिर्फ जो चार्जिंग लाइन है इस पाइप को हम खोल के निकाल लेंगे तो क्या होगा, इसमें एनआरबी पिन लगी होती है पतली वाली। जैसे चार्जिंग पाइप खोल के निकालेंगे ना, ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा। आप चाहे तो वो वाल्व लगा के उस पर ढक्कन लगा के उसको टाइट कर देंगे, गैस लीक होने का चांस जो है वो खत्म हो जाएगा ना। तो इसके बाद एसी की वायरिंग है। एसी की वायरिंग हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे, अगली वीडियो में समझेंगे। तो आपका इससे रिलेटेड अगर सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। बोले थोड़ा फास्ट है तो आप चाहे तो इसको एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं, एक बार फिर से प्ले करके देख लीजिएगा। फिर भी कोई सवाल सुझाव बचता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।